तो सबसे पहले मनीष, आपका स्वागत है आज फिर से डाइट में। जी सर। दशहरे की छुट्टियां चल रही हैं स्कूल्स की, और इसके बाद आज आप डाइट आए हैं, कुछ विशेष बात है क्या? हाँ सर, मुझे लगा छुट्टी है और आपकी छुट्टी नहीं थी, ये भी मुझे पता चला, तो मैंने सोचा ये अवसर है कि आपसे मुलाकात करूं और मेरे अंदर जो प्रश्न चल रहे हैं तो शायद उनके कुछ जवाब मिल सके आपसे, तो यही सोच के सर मैं आपके पास आया। अच्छा, कुछ खास चल रहा है आपके स्कूल में? सर बिल्कुल, हम लोग इस समय सर संख्याओं की समझ पर काम कर रहे हैं, और मैंने देखा सर मेरी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं, मतलब उनकी लर्निंग बहुत फास्ट है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं सर कि जिनकी लर्निंग बहुत स्लो है। अच्छा। और मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है कि मैं उनको किस तरह से एक कक्षा के बच्चों को एक साथ लेकर चल सकूँ, तो मुझे लगा शायद आपसे कुछ मुझे मदद मिलेगी, ये सब सोच के फिर मैं आपके पास आया। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे कक्षाओं में जी, और जब टीचर्स कुछ समझाते थे हमको, तो क्या हम सारे लोग साथ में सीख जाते थे? नहीं सर, नहीं सीखते, है ना? तो कक्षा वही है। पहले हम लोग कक्षा में थे, आज हमारे बच्चे कक्षा में हैं, तो कुछ बच्चों का सीख जाना और कुछ बच्चों का नहीं सीखना और कुछ बच्चों का और देरी से सीखना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जी। तो जैसे मेरा जो अपना अनुभव है मैंने शेयर किया कि मेरी कक्षाओं में भी ऐसे ही होता है, तो सबसे पहले तो इससे चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं। जी। मैं एक दिन गया था कक्षा में, जब मैं गणित की कक्षा ले रहा था, तो मेरे को याद है कि प्रतिशत के सवाल थे। तो प्रतिशत के सवाल शुरुआती दौर में जब मैंने बच्चों को एक सवाल दिया था, जब मैंने कुछ भी उनको नहीं पढ़ाया था, तब भी 4 या 5 बच्चों ने उस सवाल को कर लिया था जो मेरे को पढ़ाना था। मतलब वो ऑलरेडी उससे अवेयर थे, जबकि मेरे को वो चैप्टर पढ़ाना था। फिर मैंने कहा कि यार ये तो बच्चे ही समझ रहे हैं इस बात को, 4-5 बच्चों ही से आता है। तो उस दिन मैंने क्लास ही नहीं ली, और मैंने क्या किया कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी सवाल हल कर दिए थे उन्हीं को क्या दे दी, कक्षा, और उनको कहा कि आप समझाओ बाकी बच्चों को। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जिन बच्चों को बन रहा था उनको मैंने नेतृत्व दे दिया, लीडरशिप दे दी कक्षा की, तो उनको मज़ा आया कि हमको सिखाने का मौका मिल रहा है, और जो नहीं सीखे थे उनको किसका मौका मिल गया, सीखने का। मेरा काम कम हो गया, मैं किनारे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था। इसके बाद चूंकि बच्चे जानते तो हैं विषय को और समझते भी हैं, लेकिन जो टीचिंग पेडागोजी है वो कुछ डिफरेंट होता है। मतलब बच्चों को कैसे सिखाना है, इसके बारे में भी उन्हीं बच्चों को महारत हासिल नहीं। तो कहीं कहीं पर सिखाने में गैप्स थे, तो उन गैप्स पर केवल मैंने बात की, और मेरे को बिना पूरी क्लास लिए बाकी बच्चे भी क्या हो गए, सीख गए। इसके बाद भी मैंने महसूस किया, जब मैंने टेस्ट किया तो कम से कम 9 बच्चे ऐसे थे जो बच्चे उन लोगों के सिखाने के बाद भी नहीं सीख पाए थे। तो फाइनली उसके साथ, उस ग्रुप के साथ मैं बैठा फिर, और बैठने के बाद उस ग्रुप के साथ मैंने अलग से काम किया। और जो आपका सवाल है कि जब आप उस ग्रुप के साथ काम करेंगे जो जल्दी नहीं सीख रहा है, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? तो बाकी बच्चों को आपको अगले स्तर का क्या देना पड़ेगा, सवाल, क्योंकि पिछले स्तर का सवाल वो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप उनको आगे का सवाल दे दीजिए, और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ हमको काम करना है। और यदि आपको लगता है कि ऐसे बच्चों की संख्या ज़्यादा है और आप केवल आपके भरोसे वो नहीं हो सकता है, तो हम उन बच्चों में से भी 1-2 बच्चे को अपने सहयोग के लिए ले सकते हैं और छोटे छोटे ग्रुप बना के उनके साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लास को हम साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जो हमारा प्रतिभाशाली बच्चा है या जो तेज़ी से सीखने वाला बच्चा है, उसका भी नुकसान नहीं होता है, और हमारा जो बच्चा पीछे रह जाता है, जिसके अभी गैप्स हैं बहुत सारे, उन गैप्स को भी हम आसानी से क्या कर पाते हैं, भर पाते हैं। तो इस तरह से हम इनको लेके आगे चल सकते हैं। और इसी को लेके जो मल्टी लेवल टीचिंग कहा जाता है, बहुस्तरीय शिक्षण, तो उसमें ये बहुत मददगार है, ये जिस तरीके पर हम बात कर रहे हैं। या बहुकक्षा शिक्षण, कई बार आपको हमारे स्कूल्स में शिक्षकों की कमी होती है, तो आपको 1 से ज़्यादा कक्षाएं भी पढ़ानी होती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम कक्षा 1 और 2 को साथ में बैठाते हैं, तो हम कक्षा 2 को उनके स्तर का काम देके और कक्षा 1 को फिर अपने तरीके से क्या करने लगते हैं, सिखाने लगते हैं। तो ये बात लगभग उसके नज़दीक है।
और आपसे मैं एक और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप जैसे मैथ्स पढ़ाते हैं तो लर्निंग आउटकम को आप किस तरह से यूज़ करते हैं? देखिए सर, लर्निंग आउटकम एक कहना चाहिए कि एक पैमाना है कि हम जो बच्चे को सिखा रहे हैं वो बच्चा कितना सीख पा रहा है। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि बच्चा क्या सीख रहा है और कितना सीख रहा है, तब तक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। इसलिए सर लर्निंग आउटकम्स तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं तो हमारी योजना ऐसी होना चाहिए कि बच्चे उस चीज़ को सीख जाएं। मतलब आपकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हर विषय की कुछ अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल सर। मतलब अगर वो विज्ञान पढ़ रहा है तो उसको ये सीखना जरूरी है, जरूर। तर्क के आधार पर सोचना जरूरी है। अगर वो गणित सीख रहा है तो इसका मतलब वो मूर्त वस्तुओं से कहाँ जाना चाहिए उसको? अमूर्त की तरफ जाना चाहिए। मतलब पहले तो वो 5 और 9 लिखना सीखे 59, लेकिन जब मैं 59 कहूँ तो 59 का एहसास भी उसको हो जाए कि 59 कितना होता है, अनुमान लगा पाए। तो इसलिए तो जो हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे लर्निंग आउटकम हैं जिनमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है जी। हमारा जो स्टेट में जो हम लोग व्हाट्सएप बेस्ड जो हमारा असेसमेंट है, जो हमारा एनुअल टेस्ट हुआ था, इन सारे असेसमेंट को हमने किया है जी। और करने के बाद हमने कुछ लर्निंग आउटकम्स ऐसे निकाले हैं जिन पर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो आप उन लर्निंग आउटकम्स को हम आपको भेजने वाले हैं, तो उन लर्निंग आउटकम्स पर हम ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा काम करने के बाद आप जैसे शिक्षकों के सहयोग से हम जिले की गुणवत्ता को बहुत बेहतर करेंगे। आज आप हमारे संस्थान आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और आप बीच बीच में ऐसे ही आते रहिए जी। और आने के बाद हम लोग इस तरह से कुछ मुद्दों पर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं सर, है ना, बात कर सकते हैं। और जब आप जैसे शिक्षक हमसे बात कर सकते हैं तो ज़रूरी स्थिति है एजुकेशन की, उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है और आपका जो फीडबैक है ना वो हमको जिले में काम करने में मदद करता है। तो थैंक यू।